ज्यादातर लोग कहेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे मोशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, बट पूरी तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हेलो क्लास 9th, दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर फिजिक्स। सबसे पहले तो मैं क्लास 9th के सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप क्लास 9th में आ गए हैं और मैं आपकी मैथ्स और साइंस समझने में हेल्प करने वाला हूं। तो कोशिश ये रहेगी कि मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए आसान बनाए जाएं, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सको, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए लर्निंग हो और ये लर्निंग की वजह से आपका स्कोर भी बेटर हो पाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड मोशन है। मोशन है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट कई बार हम इसे कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपको मोशन से क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है मोशन है क्या। ज्यादातर लोग कहेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे मोशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, बट पूरी तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए 3 दोस्त हैं, अजय, विजय और कुणाल। अजय और विजय एक बस में बैठ के जा रहे हैं और कुणाल रोड से उन्हें जाते हुए देखता है। तो कुणाल कहता है कि भाई अजय मोशन में है, और ये बिल्कुल सही है। वहीं विजय कहता है, विजय जो अजय के साथ बस में बैठा है, वो कहता है कि अजय रेस्ट में है। यहां विजय भी गलत नहीं है। अगर दोनों ही सही हैं तो एक्चुअल में मोशन है क्या? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, उसको मोशन कहा जाता है। इसमें रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे रोड पे खड़ा कुणाल जब विजय को देखता है तो उसके लिए वो मोशन में है, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट बस से बाहर है। वहीं जब अजय और विजय एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं या बैठे हैं, तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। उन दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अजय और विजय भी सही है जब वो कहते हैं कि ये दोनों रेस्ट में है। तो चैप्टर के पहले पार्ट में हम सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, यानी कि सीधी लाइन पे जब मोशन होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट सर्कुलर मोशन चैप्टर के एंड में आएगा। बट एनीवेज, तो जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले 2 टर्म्स जो आपको समझने चाहिए वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर तो लिए जाते हैं, बट दोनों अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आप लोग लंच ब्रेक में वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम की डिस्टेंस आपकी क्लास से 50 मीटर्स है। वॉशरूम आपकी क्लास से 50 मीटर्स दूर है। आप जाते तो 50 मीटर्स हैं, बट जब आप वापस आते हैं तो आप पूरा घूम के लाइब्रेरी के चक्कर, ग्राउंड के चक्कर लगा के वापस क्लास में आते हैं। तो इससे आपकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, बट डिस्प्लेसमेंट वही 50 मीटर्स ही रहती है, अगर 50 मीटर्स डायरेक्ट लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसमें जो रास्ता आपने लिया वो मैटर नहीं करता है। आप इनिशियली कहां थे और फाइनली कहां पहुंच गए, इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट बताती है। वहीं दूसरी ओर डिस्टेंस क्या होती है? ये पूरे पाथ की लेंथ होती है। अगर वॉशरूम 50 मीटर्स दूर भी था तो वो आप जो क्लास में आने तक 1 लाख किलोमीटर चल के आते हैं, वो 1 लाख किलोमीटर डिस्टेंस होती है। अब सवाल आता है, तो क्या कभी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि पाथ कवर कर रहा है, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट 0 जरूर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 कई सारे केसेस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से कुछ स्टेप्स आगे बढ़ता हूं और वापस उसी पोजीशन पे आ जाता हूं जहां पे मैं पहले खड़ा था। मैंने हालांकि डिस्टेंस तो ट्रैवल करी है, मैंने कुछ स्टेप्स चले, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 इसीलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पाथ कवर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, और अब उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो जहां मैं पहले था, फाइनली भी मैं वहीं खड़ा हूं, सो दैट मींस वो पाथ की लेंथ 0 है। दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट 0 है। हालांकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर मैंने करी है। डिस्प्लेसमेंट 0 एक और केस में होता है, जब हम सर्कुलर मोशन में होते हैं। अगर आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं तो आप बार बार उसी पॉइंट पे आते हैं, बार बार उसी पॉइंट पे आते हैं, और आपका हर बार डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल में 0 होते रहता है। आगे बढ़ने से पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस भी समझ लेना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो 2 टाइप की जनरली होती हैं, या तो स्केलर या वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि जो मेजरमेंट आया है, जैसे 2 मीटर, तो 2 इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 इसका मैग्नीट्यूड है।
वहीं वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर साथ में उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसे ट्रैवल करते हैं और यहां फाइनली पहुंचते हैं, इनिशियल पॉइंट O से आप A तक जाते हैं, तो डिस्टेंस तो केवल इस पाथ का लेंथ होगा, बट वहीं पे डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ भी है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। ये इसकी डायरेक्शन है, आप इसे ईस्ट मान लें या राइट हैंड साइड की डायरेक्शन मान लें, जैसे भी आप इसे समझना चाहें। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डिफरेंस आता है स्पीड और वेलोसिटी में। डिफरेंस समझने से पहले स्पीड समझ लेते हैं। तो स्पीड एक ऐसा टर्म है जो आपने बहुत बार सुना है। आप गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपने कई बार स्पीड वर्ड का इस्तेमाल जरूर करा होगा। तो स्पीड होती क्या है? जब आप कहते हो कि स्पीड बढ़ा लो, तो या आप क्या कर रहे हो? गाड़ी को तेज चलवा रहे हो। तेज चलने का मतलब है कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक गिवन टाइम में। तो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो डेफिनेशन, फॉर्मूला सब अपने आप आ जाएगा। ज्यादातर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, डेफिनेशन और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से ही आ जाता है। जैसे अगर आप स्पीड समझ जाओ, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम में, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से बन जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये काफी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड तो है, लेंथ तो है, पर साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और इसका फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में। ये टाइम 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम और डिस्टेंस अलग अलग यूनिट ऑफ स्पीड्स आती हैं। मीटर पर सेकेंड में भी स्पीड मेजर होती है, किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड मेजर होती है। सिमिलरली वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी का लेना देना सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से है। आप इनिशियली कहां थे, फाइनली आप कहां पहुंच गए, उसके बीच की डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम आपने लगाया। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वेलोसिटी में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें डायरेक्शन भी एक रोल प्ले करती है, इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब बात आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो मोशन यूनिफॉर्म यानी कि एक समान। जैसे स्कूल में हमारी एक यूनिफॉर्म होती है ताकि सब बच्चे एक समान दिखें, एक जैसे दिखें, वैसे यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक जैसा मोशन। एक जैसा मोशन का मतलब है कि आप एक बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हो गिवन टाइम में। आप अगर 1 सेकंड में 10 मीटर चलते हो तो अगले 1 सेकंड में भी आप 10 मीटर चलोगे, यानी कि जब 2 सेकंड हो जाएंगे तो आप 20 मीटर चल चुके होगे, 3 सेकंड में आप 30 मीटर चल चुके होगे। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। हर गिवन टाइम पीरियड पे आप बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वर्ड से ही क्लियर है कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है। तो हर बार सेम टाइम इंटरवल में आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। पहले 1 सेकंड में अगर आप 5 मीटर चले तो हो सकता है अगले 1 सेकंड में आप 6-7 मीटर चल जाओ। तो आप जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो हर टाइम इंटरवल में बराबर नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला टॉपिक आता है एक्सेलरेशन का। ये भी एक ऐसा टर्म है जो आप सभी ने ऑलमोस्ट सुना ही होगा। आप स्कूटी, बाइक, कार जो भी चलाते हैं, आई होप कार तो आप में से कोई नहीं चलाता होगा, बट एनीवेज, तो आपने एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटर का नाम सुना होगा। तो एक्सेलरेटर क्या होता है? जब आप एक्सेलरेटर घुमाते हो या दबाते हो तो उससे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन अगर आप इसी से समझने की कोशिश करो तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
एक गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितना चेंज होती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वहीं अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो स्पीड क्या थी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो एक गिवन टाइम में, वहीं एक्सेलरेशन क्या है, कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है एक गिवन टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसमें आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, तो कई बार ऐसा होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है बट स्टिल एक्सेलरेशन है, तो आपको डेफिनेशन में हमेशा याद रखना है कि वो वेलोसिटी की बात की जा रही है, स्पीड की नहीं। तो एक्सेलरेशन दो केसेस में हो सकता है, स्पीड चेंज होने के केस में या दूसरा डायरेक्शन चेंज होने के केस में। कई बार डायरेक्शन चेंज होने के केस में भी एक्सेलरेशन होता है। एंड हाँ, अगर दोनों साथ में हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स तब भी एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो भाई इसमें वेलोसिटी आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसी वजह से जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब भी एक्सेलरेशन होता है, और स्पीड की अगर डायरेक्शन भी चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसा हमने मोशन से समझा था, एक्सेलरेशन में भी सेम चीज है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि एक समान एक्सेलरेशन है, यानी कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक समान है, मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही है या कम तो हो रही है पर बराबर कम या ज्यादा हो रही है। जैसे एक सेकंड में 5 से 10 हुई तो डिफरेंस कितने का आया? 5 किलोमीटर पर आवर का। अगले एक सेकंड में अगर 10 से 15 हो जाती है तो भी डिफरेंस 5 किलोमीटर पर आवर का ही आता है। तो हर एक गिवन टाइम पीरियड में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमेशा बराबर रह रहा है, तो इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक समान नहीं है। अगर पहले एक सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ी या कम हुई थी, तो अगले एक सेकंड में हो सकता है 4 से हो जाए या 6 से हो जाए या 3 से हो जाए। अगर ये आपको क्लियर हो चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सब में एक टॉपिक जो रह गया था वो था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी समझ लेते हैं। जैसे लेट्स से आप घर से निकलते हैं सब्जी लेने, तो आपको लगता है कि आपकी स्पीड हमेशा बराबर रहती है। आप घर से जब निकलते तो आप 0 पे होते हैं, हो सकता है 40-50 तक जाते हैं, एंड वापस जब आप घर में आते हैं सब्जी वाले के वहां रुकते हैं तब वापस 0 होती है, फिर 0 से वापस आप स्टार्ट करते हैं, फिर घर आके वापस 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जनरली एक जैसी नहीं रहती है, या आपकी स्पीड जनरली एक जैसी नहीं रहती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड यानी कि ऑन एवरेज आप किस स्पीड से चले थे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, टोटल आपको कितना टाइम लगा वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में, इससे आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। इससे बहुत सिमिलर एवरेज वेलोसिटी है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। इसको आप डायरेक्टली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं, दैट्स इट। तो चलिए इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट अस से एक फार्मर है जो अपने एक स्क्वायर फील्ड जो कि 45 मीटर लेंथ का स्क्वायर फील्ड है, उसके बाउंड्री की तरफ चलता है। बाउंड्री पे चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, और इसमें उसे 2 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इसके लिए आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस होगी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 45, जो कि होता है 180 मीटर्स। और टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो जहां से उसने स्टार्ट करा था वापस क्योंकि वो वहीं आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलिए, तो इससे हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि होता है 180 मीटर्स अपॉन 2 मिनट्स। ये हो गया 90 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट हम जनरली स्पीड की यूनिट या तो मीटर पर सेकंड रखते हैं या किलोमीटर पर आवर रखते हैं, तो इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 90 मीटर अपॉन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये आ जाता है 3/2 मीटर पर सेकेंड। 3/2 को 1.5 पे लिख सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये तो हो गया 0.2 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो एक ट्रेन है, किसी एक स्टेशन से शुरू करती है चलना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि सेम जो चेंज इन स्पीड है वो हर गिवन टाइम में बराबर है, और वो 10 मिनट बाद 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपको बताना है इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें गिवन क्या क्या है? हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर्स पर आवर। हमें टाइम गिवन है 10 मिनट्स। क्या हमें कुछ और भी गिवन है इसमें? हमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, क्योंकि जब कहा जाता है दैट अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से शुरू कर रही है चलना, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। रुकी हुई ट्रेन चलना शुरू कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है जो कि है 0 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को v से भी डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस 0 अपॉन टाइम 10 मिनट्स। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मिनट्स में है, तो मिनट को भी आर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो इसे 40 अपॉन 10 और ऊपर 60 लिख सकते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। पहला सेशन काफी लाइट रखेंगे, आज हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझने वाले हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चीजें 9th और 10th में बहुत ज्यादा आसान है, तो आप लोगों को बस इतना करना है कि ये जो आसान सी चीजें हैं, इन्हें जब तक ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते हैं, रिपीट में प्ले करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में गिवन है, एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक, दोनों की हेल्प लीजिए और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करके आपको आगे बढ़ना है। तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप अपना अप्रिसिएशन शो कर सकते हैं बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल।